हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 दिसंबर और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक रहा है भारत के इतिहास में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में। आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताओ 16 दिसंबर किस युद्ध की याद दिलाता है और किस युद्ध विजय की याद दिलाता है। फिलहाल 16 दिसंबर के करंट अफेयर की आज के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। रोज़ाना की तरह कल का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहम्मद शमी अहमद को अभी अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा चक्रवात जैस्पर ये ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है। मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में भारत में टॉप पर है हैदराबाद। इसके अलावा अभी तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन फ्रांस में किया गया। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता है। और अभी हाल ही में IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक संयंत्र विकसित किया है जिसका नाम है अमृत। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अलावा विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार ये तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। और अगले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 9 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। टाटा स्टील ने लंदन में सेंटर फॉर इनोवेशन में लगभग 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। डेकाक्रॉन बनने वाली पहली स्पोर्ट कंपनी बन गई है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और PDF आपको MGT ऐप पर दी जाती है, तो MGT ऐप से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता? तो देखो अभी कुछ ही दिन पहले, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी कुछ ही दिन पहले 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मैंने बताया था और अभी 2023 का बता रहा हूँ। इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट में कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आया था तो लोग सोचेंगे कि वो 2022 है या 23 है। तो इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना, दोनों ही याद रख लेना। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 की यहाँ पर बात करेंगे। ये इस बार दिया जाएगा अली अबू अव्वाद को और डेनियल बरेनबोइम को। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। याद होगा 2022 वाला जो बताया था मैंने, 2 संस्थाओं को, 2 इंस्टीट्यूट को दिया गया था। यहाँ पर ये दोनों हैं, दिख रहे हैं। इन दोनों को ये प्राइज़ दिया जा रहा है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। जो वर्तमान समय में इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो वहाँ पर जो स्थिति है उसको देखते हुए उसमें इनके जो भी योगदान रहा है वहाँ पर शांति स्थापित करने में, या जो इनका कहें कि ना कि एक प्रकार से जो इन्होंने संदेश दिया है दुनिया को, ठीक है, कि वहाँ की स्थिति को दर्शाने में अपने अपने माध्यम से। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर डेनियल बोरेनबोइम को, तो ये प्रसिद्ध एक शास्त्रीय पियानो वादक हैं। पियानो वादक आप जानते हो, पियानो वादक में ये कंडक्टर हैं। और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं अबू अव्वाद। इन दोनों को उसी पर्पज़ के लिए दिया गया है, इजराइल और वर्तमान में जो अहिंसक चल रहा है चीज़ें, ठीक है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 हुआ ही। अगर 2022 पूछा जाए तो आप बताइएगा 2 इंस्टीट्यूट को दिया गया, एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और एक ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। इन दोनों को 2022 का दिया गया, याद रहेगा। चलिए, पिछले दिनों में भी और भी अवार्ड दिए गए थे, जैसे शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान इनको मिला था सूर्यवंशम के लिए। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया जाएगा, यादें यादें और यादें के लिए लिख दे रहा हूँ मैं इनको, सूर्यवंशम के लिए। ये याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, सूर्यवंशम के लिए। और इनको यादें यादें और यादें के लिए, ठीक है। CS लक्ष्मी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। रुई किसियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वाति नायक नार्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड पाएंगी। और पॉल लिंच को दिया जाएगा 2023 का बुकर पुरस्कार। सफीना हुसैन शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार पाएंगे। और अभी जावेद अख्तर को घोषित किया गया है कि ये पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाएंगे एलोरा अजंता फिल्म फेस्टिवल में। आगे, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों ये बन गए हैं कौन? रोहन बोपन्ना? नहीं, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। तो B और C दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लिएंडर पेस को खिलाड़ी के रूप में और इनको सपोर्टर के रूप में दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों को, ये हैं लिएंडर पेस और ये हैं विजय। तो दोनों को सम्मानित किया जाएगा, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया जाएगा। हॉल ऑफ फेम में क्या होता है ना कि जो सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी रहा करते हैं ना किसी भी मतलब टाइम पे, ओवरऑल टाइम पे,
तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, एक गैलरी बनाई जाती है, उसमें रखे जाते हैं। आप क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में आप अक्सर सुनते होंगे। तो ऐसे ही टेनिस के जो इंटरनेशनल टेनिस का जो हॉल ऑफ फेम है उसमें एशिया से पहली बार 2 खिलाड़ियों को लिया गया है, और वो दोनों ही खिलाड़ी देखो इंडिया के हैं, एक लिएंडर पेस और एक विजय अमृतराज। विजय अमृतराज हालांकि खिलाड़ी नहीं हैं, ये योगदान करता है, मतलब सपोर्ट स्टाफ में भी बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो विजय अमृतराज हैं ये। यहाँ पर अगर बात करें लिएंडर पेस की, तो ये 18 बार ग्रैंड स्लैम के चैंपियन रह चुके हैं, मिक्स डबल्स में और डबल्स में। सिंगल्स में नहीं जीता है इन्होंने, लेकिन इसमें सब में इन्होंने जीता हुआ है, मिक्स में और ये डबल्स में। आगे, किस राज्य सरकार ने महिलाओं ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त में बस यात्रा योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार ने ये शुरू किया है कि राज्य में जितनी भी सरकारी बसों से अगर कोई महिलाएं या ट्रांसजेंडर यात्रा करते हैं तो वो फ्री होगी। अब ये घोषणा, ये एक्चुअली में चुनाव में 6 गारंटी इन्होंने अनाउंस किया था तेलंगाना चुनाव से पहले। तो वो 6 गारंटी जो था उसी का एक गारंटी ये है मुफ्त बस यात्रा महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स का। ठीक है जी, 6 गारंटी ये योजना इन्होंने घोषणा की थी। अच्छा, इसका अगर योजना का नाम पूछा जाएगा तो आप बताइएगा महालक्ष्मी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है महालक्ष्मी योजना। पिछली जो सरकार थी बीआरएस की, भारत राष्ट्र समिति की, उसने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की थी। वो गृह लक्ष्मी योजना आवास के लिए था, महिलाओं को आवास के लिए। यहाँ पर ये महालक्ष्मी योजना है। ठीक है जी। अच्छा, अभी राजीव आयोग श्री योजना भी शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत 10 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा दी जाएगी। लिखा गया है कि नहीं? हाँ, बीमा कवरेज, ये स्वास्थ्य बीमा कवरेज लिख लो इसको, स्वास्थ्य बीमा कवरेज ये उपलब्ध कराया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाता है, इसको अब 10 लाख यहाँ पर किया जाएगा। किसके तहत? राजीव आरोग्य श्री योजना के तहत। ठीक है जी। यहाँ पर कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार बनकर आई है, रेवंत रेड्डी यहाँ पर सीएम बने हुए हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन जी यहाँ के गवर्नर हैं। 33 यहाँ पर जिले हैं, 119 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट जाती है। लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार चर्चे में आ रहा है, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं जानेंगे, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कौन सी संस्था ने 33.7 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है? तो श्रीलंका में ना एक बार फिर से इकोनॉमी स्थिति वहाँ पर गंभीर चल रही है इकोनॉमी की। कारण क्या है ना, देखो श्रीलंका जैसा देश जो है, जो कि एक द्वीप देश है कह सकते हैं, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और बहुत बड़ा वहाँ पर ऐसा भी नहीं है कुछ बहुत चीज़ का प्रोडक्शन होता हो ताइवान वगैरह की तरह। ताइवान भी बहुत छोटा देश है, लेकिन वहाँ पर सेमीकंडक्टर्स बहुत पाए जाते हैं, और उनकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन श्रीलंका के पास ऐसा कुछ नहीं है। श्रीलंका टूरिज़्म के लिए अपना सबसे बढ़िया बेहतर विकल्प देखता है। अब टूरिज़्म के चक्कर में ही वहाँ पे इकोनॉमी चलती है। कोरोना आया था, कोरोना में टूरिज़्म हो नहीं पाया, इस वजह से श्रीलंका डूब गया था, और कुछ सरकार के भ्रष्टाचार वगैरह भी आए थे। तो आपने देखा था ना कि जनता वहाँ की उग्र हो गई थी और जाकर के राष्ट्रपति भवन में घुसकर पूल में नहा रही थी। वो स्थिति उभरी थोड़ा सा, मतलब भारत ने भी सपोर्ट किया, IMF ने सपोर्ट किया, बहुत सारे देशों ने सपोर्ट किया। एक तो इनके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है श्रीलंका वालों पर, तो वो लोन से भी अभी आधे से ज़्यादा लोन तो केवल ये चाइना से ले बैठे हैं। यहाँ पर IMF एक बार फिर से राजी हुआ है 33.7 करोड़ डॉलर देने की। अब ये फिर से मदद कर रहा है IMF किसकी? श्रीलंका की। तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसके द्वारा श्रीलंका में घोषणा की गई है कि चलो भाई 33.7 करोड़ डॉलर हम देंगे। हालांकि अभी जब पिछला वाला दिया था तो ये लौटा भी नहीं पाए, तो उसका किस्त भी नहीं दे पा रहे हैं, है ही नहीं, कहाँ से देंगे। तो 337 मिलियन डॉलर या कहें 33.7 करोड़ डॉलर ये दिया जाएगा श्रीलंका की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। IMF के साथ 3 बिलियन यूरो का अभी बेल आउट भी सौदा हुआ था, पिछली बार बेल आउट करना पड़ा था क्योंकि पिछली बार ये नहीं दे पाया था। इसके पास जितना कर्ज है उनमें 52% कर्ज अकेले चाइना से है। आपको पता होना चाहिए जो हम्बन टोटा बंदरगाह है उसको 99 सालों के लिए चाइना ने लीज पर ले रखा है। ऐसे ही चाइना बहुत सारे देशों के साथ करता है, खूब लोन देगा, पहले कहेगा हम आपके यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद फिर लोन देगा, उसके बाद ऐसी स्थिति आएगी कि उस लोन को रिकवर करने के लिए वहाँ पर कब्जा कर लेता है। तो चाइना ऐसे ही इनको भी ट्रैप में फंसाया हुआ है। हालांकि ये भारत का पड़ोसी देश है, भारत भी इसको कई बार उबारा हुआ है, भारत काफ़ी मदद भी करता है, इस वजह से ये थोड़ा बहुत अभी बचे हुए हैं। श्रीलंका तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना मैप में, भारत जहाँ रहता है नीचे श्रीलंका ही है।
IMF की बात कर लेते हैं अगर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। और ये देखो, छोटे समय के लिए लोन देने के लिए IMF होता है, लंबे समय के लिए लोन देना होता है तो वर्ल्ड बैंक देती है। दोनों ही संस्थाएं आपस में समझो एक ही हैं, भाई भाई हैं दोनों, वर्ल्ड बैंक भी और ये भी। लॉन्ग टर्म के लिए लोन देना होगा तो वर्ल्ड बैंक देगी, शॉर्ट टर्म के लिए देना होगा तो IMF देगी, ठीक है। इसलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ज़्यादा रहता है IMF का, लेकिन जल्दी दे भी देते हैं। क्रिस्टलीना जॉर्जिवा जो हैं, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, ये इसकी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। गीता गोपीनाथ सेकंड सबसे बड़ी पद पर है, उपाध्यक्ष कह सकते हैं हम लोग। और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में है। भाई पैसे से संबंधित है तो अमेरिका में रहेगा ना। आगे, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किस महिला पहलवान को वर्ष 2023 का उभरता सितारा नामित किया गया है, यानी राइजिंग स्टार ऑफ 2023? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को 2023 का राइजिंग स्टार नामित किया गया है। ये हैं अंतिम पंघाल, ये 53 किलोग्राम की कैटेगरी में ये पहलवान हैं भारत की। ध्यान रखना, अमित पंघाल मत बोल देना। अमित पंघाल जो हैं वो मेल हैं और वो बॉक्सर हैं, ठीक है ना, मुक्केबाज हैं। ये अंतिम पंघाल हैं, ये रेसलर हैं, ये कुश्ती लड़ती हैं, ठीक है। तो और ये महिला हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इनके द्वारा अभी ये 2023 का इनको राइजिंग स्टार नामित किया गया है। 19 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हरियाणा की रहने वाली हैं और ये भारत के लिए एकमात्र 2 बार की जूनियर विश्व चैंपियन है। जूनियर कैटेगरी में विश्व चैंपियन, वो भी 2 बार, इकलौती ऐसी हैं। किताब अपनी आ गई है, जिन्होंने नहीं ऑर्डर किया है ऑर्डर कर लो भाई फटाफट से, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी, फिर बाद में मत करना। और अगर बुक का रिव्यू देखना है तो वीडियो तो मैं डाल ही दिया हूँ, सुबह शुरुआत में भी आपने देखा होगा, या फिर बहुत सारे पेजेस मैंने लगाए हुए हैं। लिंक जो दिया गया है ना अमेज़न का, उस पर क्लिक कीजिए और बहुत सारे जो पेजेस लगाए गए हैं उनको आप देख लीजिए। इस बार फ्री डिलीवरी चार्ज किया गया है, इस वजह से रेट 199 है, क्योंकि डिलीवरी यहाँ पर उसी में इंक्लूडेड है। तो इस बात को मत देखो कि वो 199 लिखा हुआ है, तो वहाँ पर फ्री डिलीवरी भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए फिलहाल। और ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी चैप्टर वाइज, मतलब हर प्रकार का चैप्टर, कौन क्या है से लेकर दिवस, थीम, नई नियुक्तियां, निधन, इस्तीफा, संन्यास, पुस्तकें, लेखक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आयोजन, सम्मेलन, योजनाएं, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय घटनाएं जो है वो राज्यवार हैं आपकी, एक एक राज्य का कर करके सारे क्वेश्चन एक एक जगह पर। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो हैं वो देशवार हैं। अमेरिका है तो अमेरिका के साल भर के क्वेश्चन एक जगह पर, चाइना है तो चाइना के साल भर के क्वेश्चन एक जगह पर। इस प्रकार से कंपाइल करके आपको दिया गया है। क्वेश्चन और आंसर माध्यम में है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्वेश्चन रहता है, 4 इसके ऑप्शन है, एक सही आंसर है, उसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है, कुछ इस मॉडल में। और जहाँ भी जरूरी होता है, जैसे यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा जो भी कैग के बारे में क्या होता है, या फिर कोई भी चीज़ है, मतलब UPSRTC जो भी स्टैटिक होता है नीचे, वो भी यहाँ पर दिया जाता है। तो ऐसे ये किताब है, ये रही वो किताब। थोड़ा सा मोटी भी है इस बार, और लेकिन कंटेंट पूरा है, कंटेंट में 1% कमी नहीं है, और 100% गारंटी के साथ आपका समझो पूरा कवर होगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो आती है एक ही आती है, और ये आपके आने वाले सभी एक एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। खास करके RO ARO वाले और BPSC वाले जरूर रिकमेंड करें इसको, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एरर फ्री कंटेंट है, एरर कोई भी नहीं है एक भी पैसे का, ठीक है जी। आगे, हाल ही में किस शहर ने सबसे बड़ी पठन गतिविधि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे शहर ने सबसे बड़ी पठन गतिविधि मतलब कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए, उसके बाद एक साथ पढ़ना शुरू किए, ऐसी गतिविधि करने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या किया गया कि 14 दिसंबर को अभी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए पुणे में, बहुत सारे मतलब 3800 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए, और वहाँ पर सब लोग मिल करके एक साथ सभी बच्चे पढ़ रहे थे, और ये ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे अपने माता पिता के साथ, और इस वजह से बन गया नया रिकॉर्ड। 3066 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे। टोटल अगर बात करें, चाइना का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है, क्योंकि चाइना ने पिछली बार रिकॉर्ड जो बनाया था 2884 लोगों का था। ये 3066 लोग का एक साथ पढ़ने का रिकॉर्ड बन गया पुणे के द्वारा, ठीक है जी। आगे, ब्रिटेन की दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में टॉप पर कौन है? तो ब्रिटेन यानी कि UK भी कह सकते हो, यूनाइटेड किंगडम की, इसकी एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया के सबसे 50 एशियाई हस्तियों में एशिया के ऐसे कौन से 50 लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो ऐसे मामलों में टॉप पर हैं शाहरुख खान।
एशिया में जब बात आती है तो समझो भारत के उसमें ज़्यादा दावेदार होते हैं। तो शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी इस टाइम पर वर्ल्ड भर में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जब से इनकी पठान और जवान 2 मूवीज़ आई उसके बाद से तो इनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। विश्व में सबसे ज़्यादा ये एशिया में, जिसे विश्व में अगर देखा जाए तो कि एशिया से कौन सबसे ज़्यादा फेमस है तो उसमें ये है। दूसरे नंबर पर आलिया भट्ट हैं, तीसरे नंबर पर है प्रियंका चोपड़ा। ठीक है जी। आगे IMDb की रेटिंग अभी आई थी तो उसमें भी ये टॉप पर आए हुए थे, याद होगा ना, बताया था मैंने कुछ दिन पहले। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। BCCI ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान MS धोनी की जर्सी नंबर को रिटायर कर दिया है। ये जर्सी का नंबर कितना है? MS धोनी की जर्सी का नंबर है कितना? 7। तो अब 7 नंबर की जो जर्सी है इसे रिटायर कर दिया गया है ऑफिशियली BCCI के द्वारा। अब यानी कि 7 नंबर की जर्सी जो है कोई भी अन्य आने वाला जो खिलाड़ी है वो नहीं पहनेगा, उसके नाम नहीं अलॉट किया जाएगा। जो खिलाड़ी के पीछे ये जर्सी का नंबर होता है ना, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, जब तक खिलाड़ी खेल रहा होता है तब तक उसके नाम अलॉट किया गया, जब वो रिटायर होता है तो उस नंबर को किसी दूसरे के नाम अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर BCCI ने ये फैसला लिया है कि अब 7 नंबर जो है हम किसी अन्य को नहीं अलॉट करेंगे। ऐसा BCCI ने पहली बार नहीं किया है। ऐसे ही ठीक सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 के लिए भी किया गया था। यानी इनके सम्मान में ऐसा किया जाता है कि भाई 10 नंबर है जो वो अब एक ही नाम के लिए जाना जाएगा, सचिन तेंदुलकर। ऐसे जब 7 नंबर की जर्सी है वो एक ही नाम के लिए जाना जाएगा, MS धोनी। ऐसा क्यों किया जाता है? इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, एक प्रकार से इन्होंने जो भी काम किया है, जो भी भारत के लिए किया है उसको देखते हुए। जैसे MS धोनी की बात करें तो ICC की तीनों ट्रॉफीज़ को ये अपने कप्तानी के दौरान इन्होंने जिताया है भारत के लिए। T20 का वर्ल्ड कप 2007 हो या ICC का वर्ल्ड कप 2011 हो या चैंपियंस ट्रॉफी 2013 हो, इनके टाइम पर 3 टाइप की ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाती थी, तीनों इन्होंने भारत को दिलाया हुआ है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी ये जो थी इसको बदल करके बाद में टेस्ट चैंपियनशिप कर दिया गया आगे, तो अब तो टेस्ट फॉर्मेट में होता है। लेकिन ये जब चैंपियंस ट्रॉफी होती थी तब इसको इनकी कप्तानी में भारत जीता था। ठीक है जी। और ऐसा करने वाले भी ये इकलौते कप्तान हैं कि ICC की तीनों ट्रॉफीज़ अपने कप्तानी में जिताए हुए हों। तो ये इनका योगदान रहा है। तो इसलिए 2 अब जर्सी नंबर जो है वो रिटायर कर दी गई हैं BCCI के द्वारा, 10 नंबर और 7 नंबर। ठीक है जी। आगे BCCI की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? तो कौन है? रोजर बिन्नी। हाल ही में किस देश के द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज INS तारमुगली को पुनः नौसेना में शामिल किया गया? अब देखो, अभी हाल ही में ना मालदीव को जो दिया गया था एक अपना जहाज, उसे वापस इंडियन नेवी तारमुगली नाम का है, उसे अपने नौसेना में शामिल कर रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा समझो एक प्रकार से मजबूरी में किया जा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर मालदीव में ना सरकार बदली है, और जब से सरकार बदली है, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि जो मोइजू हैं, मोहम्मद मोइजू, ये नए राष्ट्रपति बने हैं और ये प्रो चाइनीज़ राष्ट्रपति कहे जाते हैं। मतलब कि ये प्रो चाइना राष्ट्रपति हैं, ये चाइना को बहुत सपोर्ट करते हैं, अंधा सपोर्ट करते हैं। अभी तक जो इससे पहले सरकार थी वो भारत के ज़्यादा सपोर्ट में रहा करती थी। तो भारत बहुत सारी चीज़ें उनको दिया भी करता था, उपहार में, गिफ्ट के रूप में जहाज़ दे देता, कारवेट दे देता, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कर रहा था। ये जब आए तो ये खुला अनाउंस पहले ही कर रहे थे अपने प्रचार में ही, मोहम्मद मोइजू, हम आएंगे तो भारतीय सेना को हटा देंगे। एक्चुअली में भारतीय सेना ने वहाँ पर बेसेस वगैरह भी बनाए रखे हैं। तो ये पहले ही चिल्ला रहे थे कि हम आएंगे तो भारत को हटा देंगे, और मतलब प्रो चाइना है तो प्रो चाइना वाली बात करेंगे। ऐसे में भारत ने एक दिया था जहाज़ इनको। इस जहाज़ का नाम INS टिलचांग था। तो ये जहाज़ पहले तो भारत में भारतीय नौसेना यूज़ करती थी, 2006 तक नौसेना यूज की। उसके बाद फिर भारत ने इसको दे दिया मालदीव को दिया। तो मालदीव का जो राष्ट्रीय रक्षा बल है उसने इसका नाम बदल दिया था। क्या नाम रख दिया था? MCGS हुरावी। मैंने आपको याद हो तो उस दिन बताया था कि हम लोग देते हैं अपने नाम से। जैसे INS कृपाण हम लोगों ने दिया था वियतनाम को, फिर वियतनाम जब अपने पास पाए तो वो अपने नाम से नाम रखेंगे। तो यहाँ पर MCGS यानी कि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल हुरावी, ये नाम रख दिए ये लोग। उसके बाद अब इसी को लौटाए हैं वापस, 17 सालों के बाद इसे लौटा दिए हैं। तो अब ये किस नाम से आकर के भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है? INS तारमुगली के नाम से। तो जहाज वही है, नाम बदला जा रहा है। जब पहले भारत में था तो INS टिलचांग था, फिर जब यहाँ गया
तो ये हुरावी हुआ और अब फिर से आया है तो तार मुगली हो गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो भारत जो है मालदीव को दिए गए इसको फिर से कमीशन कर लिया है अपने में। एडीबी ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया है। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने 2023-24 यानी कि अभी वाला जो चल रहा है वित्तीय वर्ष यही, इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है 6.7%। इन्होंने अब बढ़ा दिया है। पिछला जो अनुमान था इनका 6.3% का, उसको अब बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर देखो, एडीबी रेजेज इंडिया फाइनेंशियल ईयर 24। अच्छा, जब मैं 2023 की बात करूँ, 2023-24 की बात करूँ, तो इसको हम फाइनेंशियल ईयर 24 भी कह सकते हैं। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का, ठीक है। लेकिन इसे हम फाइनेंशियल ईयर 2024 भी कहेंगे। अक्सर कन्फ्यूजन होता है, पहले मुझे भी होता था, कोई बड़ी बात नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2024, फाइनेंशियल ईयर 2025 लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे। तो ये डिटेल में समझो कि ऐसे ही समझा जाएगा इसको, है ना, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। पहले मैं भी बहुत इसमें कन्फ्यूज रहा करता था। फिलहाल ये 6.3 से बढ़ाकर 6.7% कर दिए हैं। अगले वर्ष 2024-25 वाला जो होगा उसमें ये अपना पूर्वानुमान जो इनका था 6.7% ही था, वो बरकरार रखें। मतलब अगले साल 6.7% रहेगा, लेकिन इस बार भी 6.7% हो जाएगा। एडीबी की बात करें तो स्थापना 1968 में हुई थी। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और अध्यक्ष है मसात्सुगु अस्कावा, ठीक है ना। अच्छा, स्थापना इसकी 1966 में हुई थी। 68 इसके देश हैं, सदस्य देश हैं। 68 इसके सदस्य देश हैं, है ना। ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, तो किताब आई है, किताब को जाकर के लीजिए। इसको अमेज़न का लिंक दिया गया है, केवल अमेज़न पर ही अवेलेबल है और कोई जगह अन्य जगह नहीं अवेलेबल है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि जावेद अख्तर जी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, 2007 में। दार्जिलिंग में लाए गए साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े का नाम क्या है, तो लारा और अकामास है। आज आपको क्या बताना है, वर्तमान में किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा मर्सर द्वारा विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में विश्व स्तर पर कौन सा शहर शीर्ष पर है, टॉप पर कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। क्विज और पीडीएफ आप MGT ऐप से प्राप्त कीजिए। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।